हेलो बच्चा लोग, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल रेल वाले भैया में। तो मैं फिर से ला चुका हूँ आप सभी के लिए रेलवे एनटीपीसी यानी कि आरआरबी एनटीपीसी का 12th लेवल एग्जाम 2025 का टॉप 15 क्वेश्चन के जनरल साइंस का। ठीक है, उसका जो मतलब हम लोग किसा क्वेश्चन लाए, जनरल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमसीक्यूज पार्ट 1 यानी कि जनरल साइंस के जितने भी आपके 50 क्वेश्चन बनेंगे रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल के एग्जामिनेशन के लिए, सारा इस वीडियो में कवर होगा। तो मेरे चैनल में लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ऑप्शन के साथ होने वाला ये दोस्तों काफी ज्यादा मजा आएगा। पहला सवाल, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं कि कार यानी कि वर्क वर्क जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वो आप सभी को बताना है। आप सभी के 4 ऑप्शन ये आप सभी को बताना है। तो आप सभी को जो उत्तर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे जूल हो जाएगा। ठीक है, तो कार ये जगह कार्य का जो स्थायी मात्रक होगा बच्चों वो क्या होगा, जूल होगा, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। क्या है सवाल कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आप सभी को पता है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो वो फीमर है। याद रखना आप सभी को, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो वो कौन है, फीमर। याद रखना है बच्चों, याद रखना आप सभी को। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी के, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि किस विटामिन की कमी से रतौंधी यानी कि नाइट ब्लडनेस होती है, यानी कि रात की रतौंधी होती है। तो आप सभी को ऑप्शन नंबर विटामिन ए, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देख रहे हैं। अगला सवाल क्या है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? आप सभी को बताना है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण। तो ऑक्सीकरण का ये उदाहरण है बच्चों। ठीक है, ऑक्सीकरण का ये उदाहरण है बच्चों। ठीक, अगला सवाल हम सभी देखते हैं कि ध्वनि की चाल एकदम किस माध्यम में होती है? तो आप सभी को बताना है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है, जैसे लाइक लोहा, लोहा में सबसे अधिक जो है ध्वनि की चाल होती है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया था? तो आप सभी को विद्युत धारा को मापने के लिए जो है हमें एमीटर का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आप सभी को पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दोस्तों पेनिसिलिन की खोज की थी बच्चों। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? याद रखना, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे जो है कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड वो अवशोषित करते हैं। याद रखना। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे कौन सी गैस अवशोषित करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि दाब का एसआई मात्रक क्या है, क्या होता है? तो आपसे बता, दाब का एसआई मात्रक जो पास्कल होता है बच्चों। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आप सबको बताना है नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो नींबू में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों दोस्तों आप सभी का हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? ये आप सभी को बताना है कि हीमोग्लोबिन में जो कौन सी धातु मौजूद होती है और हीमोग्लोबिन जो लोहा मौजूद होता है यानी कि आयरन। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी की, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो आप सभी को बताओ गोबर गैस का मुख्य घटक जो है वो मीथेन। गोबर गैस का जो है मुख्य घटक कौन है? मीथेन। याद रखना बच्चों, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या? मीथेन। ठीक है, अगला सवाल बनता है बड़ा बड़ा देखते हैं कि न्यूटन यानी वर्क का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। याद रखना। ठीक है, और वर्क का जो है आपको बताया था वर्क का जूल होता है, न्यूटन जो किसका होता है? इस वर्क का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, या किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, यानी कि वो किसी को भी खून दे सकता है? तो वो आप ओ पॉजिटिव, ओ माइनस पॉजिटिव के बल्ब के रोग जो है वो सभी खून दे सकते हैं। ठीक, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि पानी का अधिकतम घनत्व किस द्रव्यमान पर होता है, किस तापमान पर होता है? आप सभी को बताना है बच्चों। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों पानी का अधिकतम घनत्व होता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि सापेक्षिकता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? तो आप सभी को बताया सापेक्षिकता का सिद्धांत जो है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था बच्चों। ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया। ठीक है, आप सभी को बताना है कि मनुष्य शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये आप सभी को बताया सबसे बड़ी ग्रंथि जो वो यकृत यानी कि लीवर जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर के शरीर। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी को विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ये आप सभी को बताना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या? तो आप सभी को बताया विटामिन सी की जो रासायनिक नाम वो एस्कॉर्बिक अम्ल है। याद रखना, एस्कॉर्बिक अम्ल जो विटामिन सी का सबसे रासायनिक नाम है। ठीक है, जरा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या बनता है बच्चों आप सभी का कि धातुओं का बगुन जिसके कारण उन्हें पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं वो क्या कहलाता है? तो आप सभी को बताया वो कहलाता है ओघात, ओघात वर्धनीयता। ठीक है, इसकी मैलेबिलिटी,
मेलेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, धातुओं का बागुन जिसके कारण उसे पीट कर चादरें बनाई जा सकती है, तो वो क्या कहलाता है, वो घात बर्णीयता, या फिर दोस्तों आप कह सकते हैं इसको मेलेबिलिटी भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सो अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पृथ्वी पर किसी धातु का वजन सबसे अधिक कहाँ पर होता है, ये आप सबको बताना है कि पृथ्वी पर जो है वस्तुओं का सबसे सबसे अधिक वजन कहाँ पर होता है, ये आप सबको बताना है, वो होता है ध्रुवों पर होता है बच्चों। ठीक है, याद रखना ध्रुवों पर सबसे अधिक वजन होता है वस्तुओं का। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी की, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, किस उपकरण में भूकंप से तीव्रता मापी जाती है, आपसे बताना कि भूकंप जो नापा जाता है वो किस उपकरण के द्वारा नापा जाता है, तो आप सबको बता वो जो नापा जाता है वो नापा जाता है आप सभी का वो आपका नापा जाता है दोस्तों वो सिस्मोग्राफ। ठीक है, वो नापा जाता है सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, याद रखना सिस्मोग्राफ के द्वारा मेरे साथ पढ़ते हुए जाएंगे दोस्तों, जिससे कि आप सभी को याद भी हो सके। सिस्मोग्राफ के द्वारा दोस्तों आपकी उपकरण में मतलब उपकरण में भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है, सिस्मो याद रखना है, सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल क्या है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है, यानी रक्त को थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो आपको विटामिन के जो है वो सहायक होता है। ठीक, विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं हम सभी बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, आप सभी को बताना है कि ओजोन परत जो वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो आप सभी को बताते हैं ओजोन परत जो है वो समताप मंडल, ठीक है, समताप मंडल में पाई जाती है, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, ये आप सभी को बताना है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों आप सभी का कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, तो आप सभी को तो आवर्त सारणी का जो आविष्कार किया था वो आप सभी को बताना है। जॉन डल्टन ने किया था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया था, दिमित्री मेंडेलिव ने किया था, नील्स बोहर ने किया था, आप सभी को बताना है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दिमित्री मेंडेलिव ने दोस्तों आवर्त सारणी का जो है वो आविष्कार किया था, याद रखना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं आप सभी को, आपसे अगला सवाल बन जाएगा आप सभी क्या अगला बनेगा कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आप सभी को बताना है बच्चों। तो दूध में कौन सा अम्ल पाया था, वो पाया था लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से हमें कौन बचाता है, ये आप सभी को बताना है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें से हमें कौन बचाता है, तो ओजोन परत बचाता है, याद रखना। ठीक है, ये तो बच्चों वाला सवाल था, आपको पता भी होगा इस चीज के लिए। अगला सवाल कि समान वयस्क व्यक्ति में रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, यानी नॉर्मली दोस्तों समान वयस्क व्यक्ति में दोस्तों रक्त की औसत मात्रा कितनी होती है, आप सबको बताना है। तो आप सबको बताना 5 से 6 लीटर होती है बच्चों। ठीक है, 5 से 6 लीटर जो है समान वयस्क व्यक्ति में रक्त की औसत मात्रा होती है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि पादपों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है, ये आप सभी को बताना है कि पादपों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है, जलाइम के द्वारा होता है, कैम्बियन के द्वारा, ये पेरिकार्मिया के द्वारा होता है, ये आप सभी को बताना। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा जाइलम के द्वारा दोस्तों पादपों में जल का संवहन होता है, किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि बैरोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, आप सभी बताना कि बैरोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो आप सभी बता वायुमंडल दाबिये को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है, आप सबको बताना रिकेटस रोग जो सब किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो आप सबको बताओ विटामिन नंबर डी, विटामिन नंबर डी के विटामिन नंबर डी के कमी के कारण दोस्तों यह रोग होता है, कौन, रिकेटस रोग, याद रखना बच्चों। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल सेटिंग नंबर 2 वाला सवाल क्या है कि बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, याद रखना आपसे। बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है, तो आपसे को आर्गन और नाइट्रोजन दोस्तों बिजली के बल्ब में भरी होती है। ठीक है बच्चों, अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल क्या है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, आप सबको बताना कि मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ये आप सबको बताना है नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, ये आप सबको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 40 सेंटीमीटर, 37, 30 या 25 आप सबको बताना है, तो आप बताइए फटाफट। तो आप सबको फाइनली उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो आप बोल सकते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर उर्फ इसको 98.6 अगर एफ है आपका, तो मतलब समझ लीजिए कि आपको जो बुखार नहीं है, अगर इससे ज़्यादा या इनकी 100 हो जाता है मतलब आपको फीवर है दोस्तों। इसको सेल्सियस में अलग बोलते हैं, फ़ारेनहाइट में अलग बोलते हैं। ठीक है,
अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी का कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी। वन ऑफ द एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी, आप सभी को बताना है। तो एडवर्ड जेनर दोस्तों चेचक की मतलब चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। ये आप सभी को बताना है बच्चों कि ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ध्वनि किस रूप में यात्रा, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो जो है वो अनुदैर्य, ठीक है। आप सभी को अनुदैर्य तरंगों के रूप में दोस्तों ये यात्रा करती, कौन, लॉन्गिट्यूडियल वेव्स के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि सूक्ष्म बर्फ यानी कि ड्राई आइस किसे कहते हैं। ये आप सभी को बताना, ड्राई आइस किसे कहते हैं। ठोस नाइट्रोजन को नहीं, सॉरी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को इसे कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, सूक्ष्म बर्फ, ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी को, जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, क्या है सवाल आप सभी का कि दूरदृष्टि दोष यानी कि हाइपरमेट्रोपिया, ये आप सभी को बताना कि दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया के निवारण के लिए यानी इसको ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, ये आप सभी को बताना है। आप सभी को ऑप्शन क्या है कि अवतल लेंस, उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस या फोकल लेंस। तो ये आपको दूरदृष्टि, दूर से देखने के लिए जाहिर सी बात दोस्तों कि आप सभी को उत्तर क्या बने यहाँ पे, उत्तल लेंस बनेगा, ठीक है। याद रखना दूरदृष्टि दोष को निवारण करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया था, आप सभी को उत्तल लेंस का उपयोग किया था बच्चों, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं, अगला सवाल क्या है कि आप सभी को बताना कि प्रोटीन का पाचन मानव शरीर के किस अंग में शुरू होता है, ठीक है। तो आप सभी को बता आमाशय में दोस्तों यानी कि स्टमक यानी कि पेट में ही दोस्तों प्रोटीन का पाचन जो मानव शरीर के किस अंग में होता है, आमाशय में होता है, ठीक है। अगला सवाल हम सभी देखते हैं बच्चों, अगला सवाल क्या है कि किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। आप सभी को बताना है कि किस गैस को जो है वो लाफिंग गैस कहा जाता है। तो आप सभी को बताना नाइट्रस ऑक्साइड को दोस्तों लाफिंग गैस कहा जाता है बच्चों, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है, इसका जो मतलब केमिस्ट्री में रूप जो होता है वो N2O होता है बच्चों, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि आकाश गंगा का रंग जो है वो नीला क्यों होता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सवाल कि आकाश गंगा का जो है रंग नीला क्यों होता है। तो आप सभी को बता दें वो प्रकाश के प्रकिरण, सॉरी, प्रकाश के प्रकिरण के कारण ये होता है दोस्तों, यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण दोस्तों आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है हम सभी को, ठीक बच्चों। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या होती है। आप सबको बताना मानव शरीर का जो होता है दोस्तों सबसे छोटा हड्डी कौन सा होता है, तो वो होता है स्टेपिज, ठीक है। स्टेपिज जो मानव शरीर का सबसे छोटा हड्डी होता है, यानी जो कि कान की हड्डी में पाई जाती है, यानी कान का हड्डी में दोस्तों आपको जो है शरीर कान छोटा दिखेगा, ठीक है बच्चों। अगला सवाल हम सभी देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है कि एड्स जो होता है AIDS, ठीक, एड्स का आपको फुल फॉर्म बताना है कमेंट में करके, ठीक है। वायरस के कारण क्या होता है आप सबको बताना है। हेपेटाइटिस वायरस होता है, या इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, या HIV होता है, या डेंगू वायरस होता है। तो आप सभी को बता दें कि एड्स के द्वारा जो होता है वो डेंगू नहीं होता, HIV होता है, ठीक है। HIV क्या है वो देख लेते हैं। HIV को कहा जाता है ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस। तो HIV फुल फॉर्म क्या, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। आपको एड्स का फुल फॉर्म बताना है आप सभी को इसके अंदर, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल था, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपसे बता सिरका में जो है वो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि पार्सेक की इकाई क्या है। पार्सेक की इकाई क्या है, तो आपसे बता पार्सेक की इकाई जो आपसे उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं पार्सेक जो है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर सॉरी दूरी हो गया, यहाँ खगोलीय दूरी हो जाए, ठीक है। पार्सेक जो है वो किसकी इकाई है, वो खगोलीय दूरी की इकाई याद रखना, ठीक है। वह तो मैं सिर्फ कुछ छूट रहा है इसमें, ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि पौधे में भोजन का संबंध किसके द्वारा होता है, यानी पौधे में जो भोजन बनाया था वो किसके द्वारा बनाया था, वो आपका फ्लोएम के द्वारा बनाया था बच्चों, ठीक है। जरा अगला की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्या है कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर, रक्तचाप ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। आप सबको बताना है कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को मापने किसका उपयोग किया था, ये स्टेनोग्राम स्फग स्फगमैनोमीटर के द्वारा, एंडोस्कोप जो पेट के अंदर जाता है, थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है, ठीक है। तो आपका जो स्फैगनोमीटर, ठीक है। अगला सवाल बच्चों बनता है आप सभी का, तो आपसे को सवाल बनता है कि परमाणु के नाभिक में क्या होता है। तो आप सबको बता दें परमाणु के नाभिक में सिर्फ जो है वो केवल न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। ओ सॉरी गलत ही उत्तर होगी, आप सभी को उत्तर हो जाएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों होता है किसमें क्या बोलते हैं, नाभिक में, ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनता है आप सभी, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, अगला सवाल क्या है आप सभी का बच्चों कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो आप सभी को पता है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो वो ओम होता है, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है बच्चों, ठीक है।
आज का इंचुअसबा सवाल है आप सभी का कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। ये आप सभी को बताना है कि इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है। तो आप सभी को उत्तर वो होता है आप सभी का अग्नाशय ग्रंथि से होता है। ठीक है, आज का लास्ट नंबर का सवाल जो कि आपसे लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है बच्चों, जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं। कहाँ चला यहाँ पे। आज का लास्ट सवाल जैसे कि आप यहाँ देख भी सकते हैं कि किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। ये आपसे बताना है कि किस वैज्ञानिक ने बताया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो आपसे को बताया तो वो निकोलस कोपरनिक्स ने बताया। ठीक है, निकोलस कोपरनिक्स बताया था कि पृथ्वी निकोलस कोपरनिक्स ने बताया था कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने टॉप 50 क्वेश्चन कवर कर लिए जनरल साइंस के, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको बता दें कि 7 अगस्त से ही एग्जाम होने जा रहा है रेलवे एनटीपीसी का 12th लेवल वाला एग्जाम। 7 अगस्त से लेकर लगभग आपका 1 महीना तक टोटल ये एग्जाम चलने वाला है दोस्तों। ठीक है, सो बहुत सारे लोगों का एडमिट का मतलब एग्जाम की सिटी पता चल गई। आप अपना एग्जाम की सिटी आपको मैसेज हो गई, वहां जाके आप एग्जाम की सिटी देख सकते हैं। ज़्यादातर लोगों का पटना आ रहा है, कलकत्ता आ सकता है, पर दोस्तों आप अपना देख सकते हैं कौन सा सिटी आपका पड़ता है। तो तैयारी बड़ी जो धूमधाम से करिए दोस्तों, क्योंकि डेली मैं आप सबके लिए ला रहा हूँ ताबड़तोड़ 50 क्वेश्चन के सवाल, चाहे वो जनरल साइंस के हो, चाहे वो आप सबके जीके जीएस के हो, चाहे वो आपका करंट अफेयर्स के हो। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन भी आपको अभी मिलेगा थोड़ी ही देर में बच्चों। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बच्चों। ठीक है।